उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में आज से हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हिंदू एकता महाकुंभ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बाबा रामदेव शामिल होंगे। हिंदू एकता महाकुंभ में साधु संत भी शामिल होंगे। हिंदू एकता महाकुंभ के एक दिन पहले कलश यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा मध्य प्रदेश के सतना के रामघाल से निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ हो रहा है और हमारे साथ हैं तुलसी पीठ के जो जगत गुरु हैं राम भद्राचार्य जी इस वक्त हमारे साथ हैं। क्यों जरूरत पड़ी इस हिंदू एकता महाकुंभ करने की? हिंदू विघटित हो रहा था, हिंदुओं के मठ मंदिर तोड़े जा रहे थे, हिंदुओं की बहन बेटियों की लाज लूटी जा रही थी, जनसंख्या असंतुलित हो रही थी, समान नागरिक समता की आवश्यकता समझी जा रही थी। इसलिए हमने हिंदू एकता का आयोजन किया। लेकिन ये यूपी चुनाव के तुरंत पहले से तो कह रहे राजनीति है ये तो। ऐसा नहीं है। कोरोना के कारण हम नहीं कर सके, हम पहले ही कर रहे थे। थोड़ी सी कोरोना से हमको जब छूट मिली तब हमने किया। आप कह रहे थे कि जो आपके जो वो होते हैं, जो भी एजेंडा होता है उसमें आपको जो योगी आदित्यनाथ हैं या शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के, वो आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं? नहीं, आगे क्या बढ़ाते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं निश्चित रूप से। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है और वहां एक शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन ने हवाई फायरिंग की है। ये घटना 5 दिन पहले यानी 9 दिसंबर की बताई गई, जिसका वीडियो सामने आने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, जिसका आधार दूल्हा दुल्हन के इस वीडियो को माना गया। वीडियो में शादी समारोह में जश्न के दौरान दूल्हे के हाथ में पिस्तौल साफ नजर आई। इस बीच दूल्हा दुल्हन के पास खड़ा एक आदमी लोगों को स्टेज से दूर हटने का इशारा करता दिखा। तभी दूल्हे ने फायरिंग करने के लिए हाथ ऊपर उठाया तो दुल्हन भी उसका साथ देती नजर आई। इसके बाद दूल्हे ने हवा में एक के बाद एक 4 राउंड फायर कर दिए। फायरिंग के बाद वहां खुशी का माहौल दिखा। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। यह घटना 9 दिसंबर की है, जिसमें यह घटना हुई है और यह घटना हमारे कालिका गढ़ी क्षेत्र की है। दूल्हा दुल्हन के हर्ष फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। राजस्थान के बांसवाड़ा से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बेटे की शादी में जमकर हर्ष फायरिंग की गई। मंत्री के बेटे की शादी बीजेपी के एक नेता की बेटी से हुई, जिसमें कुछ लोग बिना किसी की परवाह किए अपनी बंदूकों से दनादन गोलियां चलाते दिखाई दिए। इस दौरान एक लड़का तो 2 बंदूक उठाए नजर आया। बाद में उसी लड़के ने फिर फायरिंग की। बताया गया कि इस समारोह में कैबिनेट मंत्री के अलावा कांग्रेस और बीजेपी के भी कई नेता मौजूद थे। वहीं एक तस्वीर में तो कई लोगों के हाथों में बंदूकें नजर आईं। मध्य प्रदेश के सतना में शंकराचार्य जगत गुरु राम भद्राचार्य की ओर से निकाली गई कलश यात्रा में भीड़ उमड़ आई। ये कलश यात्रा यूपी के चित्रकूट में हो रहे हिंदू एकता महाकुंभ से एक दिन पहले निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हुई, जो एक जैसे पहनावे में सर पर कलश रखकर आगे बढ़ती रहीं। यही नहीं, सतना में रामघाट से शुरू हुई कलश यात्रा के दौरान बजाए गए गीत पर थिरकी भी। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कलश यात्रा के अगले दिन यूपी के चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ होगा, जिसमें बड़े बड़े संतों के अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बिहार की राजधानी पटना के पास जानीपुर इलाके में कुछ बदमाशों ने सरेआम वहां के मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि उन्होंने हाल ही में मुखिया पद का चुनाव जीता था, जिनकी हत्या से इलाके के लोग भड़क गए और उन्होंने शव को सड़क पर रखकर उसे जैम कर दिया। वहां से सामने आई तस्वीर में कई लोग टायर जलाते दिखाई दिए। इसके साथ ही कुछ लोग धरने पर बैठ गए और वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाने की मांग कर नारे लगाने लगे। नीतीश कुमार को घटनास्थल पर आना होगा। हंगामा बढ़ा तो पुलिस गुस्साए लोगों को समझाने में जुट गई, लेकिन लोगों की नाराजगी फिर भी दूर नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। हम लोग आपराधिक आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, हम लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। इस बीच इस हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि 3 बदमाश अपने चेहरे को ढककर उस मुखिया के घर के पास पहुंचे, जिसके थोड़ी ही देर बाद वो सभी वहां से तेजी से भागते दिखाई दिए।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चुनाव से पहले मुफ्त सरकारी राशन के साथ कई दूसरी चीजें देनी शुरू भी कर दी हैं, जिसके लिए लोगों की भीड़ जुटने लगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी राशन की दुकानों पर मुफ्त राशन के साथ तेल, नमक और दाल जैसी चीजें भी दी जा रही हैं। जिनकी जानकारी मिलते ही सरकारी राशन की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। राशन के लिए लोगों की कतारें लग गईं, जो अपने हिस्से का राशन लेते नजर आए। योजना की जानकारी देने के लिए राशन की सरकारी दुकान के ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर भी लगाया गया। पोस्टर में सबसे ऊपर की लाइन आप देखें, डबल राशन का उपहार, डबल इंजन की सरकार। हालांकि कोरोना की वजह से केंद्र सरकार पहले से ही राशन कार्ड वालों को मुफ्त राशन दे रही है, जिसमें ज्यादातर गेहूं और चावल जैसे अनाज ही दिए जाते थे। लेकिन अब योगी सरकार ने इसमें 1 किलो खाने का तेल, नमक और दाल देना भी शुरू कर दिया। इन चीजों के मिलने से लोग भी खुश नजर आए और उन्होंने इसे बढ़ती महंगाई से बड़ी राहत बताया। 7-8 किलो चावल मिलते हैं, बाकी 12 किलो गेहूँ मिलती है। अब मेरे को 3 चीजें मिली हैं। राशन के इन पैकेटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी की तस्वीरें भी लगाई गई। यही नहीं, राशन ले जाने के लिए जो थैले दिए गए उसमें भी यही तस्वीर छपी नजर आई। हालांकि प्रशासन ने इसके पीछे राशन की कालाबाजारी रोकने और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने की दलील दी। खास बात यह है कि महीने में 2 बार मिलने वाला राशन में एक बार फ्री, जबकि दूसरी बार के लिए कुछ पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब दोनों बार ये मुफ्त मिलेगा। ये सरकारी जो दुकानें हैं उचित दर की, उन्हीं में इसका वितरण हो और इसका कहीं भी अन्यथा मिसयूज ना हो। आज 12 राज्यों के मुख्यमंत्री अयोध्या में होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम अयोध्या में रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। इस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। सुबह 11 बजे हनुमानगढ़ी के दर्शन और पूजा के बाद दोपहर में रामलला के दर्शन करेंगे। 12 मुख्यमंत्रियों के पहुंचने को लेकर पुलिस ने वहां सुरक्षा कड़ी कर दी है। सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष ने मार्च निकाला। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन 12 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। जिनका निलंबन वापस लेने की मांग करते हुए कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने मार्च किया। ये मार्च संसद परिसर में बनी गांधी प्रतिमा से शुरू हुआ और विजय चौक पर खत्म हुआ। तमाम विपक्ष के जो सांसद हैं वो आ रहे हैं। आप नीचे देख सकते हैं तस्वीरों में अधीर रंजन चौधरी, राहुल गांधी समेत जो सारे विपक्ष के सांसद हैं वो आ रहे हैं। मार्च से पहले राहुल गांधी समेत दूसरे विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन और नारेबाजी की। इन लोगों ने मांग की कि जिन 12 सांसदों को निलंबित किया गया था उनका निलंबन वापस लिया जाए। राहुल गांधी ने मांग करते हुए सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप तक लगा दिया। जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के 12 सांसदों को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। वहीं सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर विपक्ष के हमले का बीजेपी ने भी बेबाक जवाब दिया और उसने विपक्षी सांसदों को सदन की मर्यादा का पालन करने की नसीहत दे डाली। डेमोक्रेसी का मतलब नहीं होता है कि जाके धक्का मुक्का करना पार्लियामेंट में। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि डिस्कशन में भाग लेना। वो तो वो नहीं कर रहे हैं। गुजरात के पंचमहल से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक दूल्हे की बारात में घोड़ा बग्घी में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में उस दूल्हे ने किसी तरह बग्घी से कूदकर अपनी जान बचाई। उसके साथ कुछ और लोग भी उस पर सवार थे। सभी की जान बाल बाल बची। बताया गया कि आग पटाखे जलाने के दौरान लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिसने बारात में शामिल लोगों के जश्न में खलल डाल दिया। खबर है कि आसपास के लोगों की मदद से आग बुझाई गई। हालांकि तब तक उस बग्घी को काफी नुकसान पहुंच चुका था। जनवरी में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है, क्योंकि सुबह से चुनाव आयोग की टीम यूपी और पंजाब समेत इन सभी 5 राज्यों का दौरा शुरू करेगी, जिसके तहत आयोग चुनाव से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करेगा। जिसकी शुरुआत पंजाब से होगी, जहां अगले 2 दिन टीम का दौरा होगा और इस दौरान राज्य के अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। और इसी तरह चुनाव आयोग सभी 5 राज्यों का बारी बारी से दौरा करेगा, जिसके बाद तैयारियों की समीक्षा कर तारीखों का ऐलान किया जाएगा। नवंबर में थोक महंगाई दर बढ़ गई। थोक महंगाई दर नवंबर में बढ़कर 14.2% हो गई। इससे पहले अक्टूबर में 12.5% रही थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह जालंधर में एक तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे।
मुंबई के कांदिवली में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कुछ लोगों ने एक व्यापारी से 35 लाख रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि आरोपी मोटरसाइकिलों पर आए थे। इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय वर्ल्ड चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए। उन्होंने पहले दौर में हांगकांग के खिलाड़ी के खिलाफ 13-21, 21-18 और 21-19 से जीत हासिल की। अयोध्या में भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका शिलान्यास कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या को मिलने जा रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा। अयोध्या में पहले से ही एक हवाई पट्टी मौजूद है, जिसे पहले चरण में घरेलू एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके बाद यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू की जाएंगी। इसके लिए करीब 80% यानी 350 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के करीब 80 से 85% भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल के साथ एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दाम का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। उन्होंने एक इलाके में रैली निकालनी चाहिए तो पुलिस ने उनके रास्ते में बैरिकेड लगा दिए, जिसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी उन बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए और हंगामा करते दिखाई दिए, जिसकी वजह से वहां जाम के हालात बनने लगे। थोड़ी ही देर में वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया और जो लोग आसानी से पुलिस की गाड़ी में नहीं बैठे, उन्हें जबरदस्ती उठाकर वहां तक पहुंचाया गया। इसके बाद भी कुछ लोग उस गाड़ी की खिड़कियों से बाहर निकलकर अपना विरोध जताते नजर आए। हालांकि इसके बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों के हाथों में नारे लिखे पोस्टर और एलपीजी सिलेंडर के कई कटआउट दिखाई दिए। पुर्तगाल से सांसें अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चौथे अंतर्राष्ट्रीय सर्फिंग चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका से लेकर फ्रांस और ब्राजील जैसे देशों के प्रतियोगी अपने हुनर का लोहा मनवाने पहुंचे। और फिर जो तस्वीरें सामने आई उनमें समंदर एक बेहद रोमांचक खेल का मैदान बना नजर आया। धुरंधर सर्फर विशाल समंदर की विकराल लहरों से मुकाबला करते दिखे। बिजली की रफ्तार से आती तेज लहरों को देखकर ऐसा लगा मानो वो शिकार के लिए आगे बढ़ रही हों। लेकिन सर्फर्स ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली थी, वो लहरों को चकमा देकर आगे निकल गए। सर्फिंग चैलेंज का खिताब अपने नाम करने के लिए प्रतियोगी जी जान लगाए दिखे, बल्कि कहा जाए तो वो अपनी जान की बाजी लगाए नजर आए। लेकिन उनके स्टंट ने वाहवाही भी खूब बटोरी। लहरों पर उनके गजब के संतुलन को देखकर लोग उनके कायल हो गए। एक तस्वीर तो ऐसी सामने आई जिसे देखकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले। एक सर्फर पर सुनामी जैसी भयानक लहरों ने धावा बोल दिया। ऐसा लगा कि अब तो वो गया, लेकिन वो लहरों को मात देकर फिर सामने प्रकट हो गया। वहीं एक दूसरी तस्वीर में एक सर्फर की रफ्तार के आगे तो लहरें ही बौनी दिखी। लहरें उससे टकराई मगर फिर भी वो एक बार भी लड़खड़ाया तक नहीं, सर्फ बोर्ड पर जमा रहा। हालांकि कुछ प्रतियोगी लहरों के आगे चित हो ही गए, लेकिन सर्फ बोर्ड पर कमाल के करतब करके उन्होंने अपने जलवे बिखेर दिए। यूपी चुनाव में किसान नेता राकेश टिकैत किस दल को समर्थन देंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के पोस्टरों में राकेश टिकैत साफ नजर आ रहे हैं। मेरठ में कुछ जगहों पर लगे होर्डिंग्स में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच राकेश टिकैत की तस्वीर नजर आ रही है। 15 दिसंबर को राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से मुजफ्फरनगर इसी रास्ते से होते हुए लौटेंगे और इसी रास्ते पर ये बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाई गई हैं। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन ने साफ किया कि राकेश टिकैत ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं दिया है और चुनावी स्तर पर ऐसे पोस्टर लगाना गलत है। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने मंदिरों का दौरा जारी रखा और वहां के उमराह में बन रहे भव्य स्वर वेद मंदिर वो पहुंचे और एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, जिसके अगले दिन प्रधानमंत्री स्वरवेद मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने 100 फीट ऊंची सद गुरुदेव की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। सबसे पहले वो मंदिर में दाखिल हुए हैं। स्वर्णदेव मंदिर है ये, और ये मंदिर जो है पूजा पाठ के लिए नहीं जाना जाता है। ये मंदिर जो है योग के लिए, अध्यात्म के लिए जाना जाता है। मैसेज देने की कोशिश की कि काशी का विकास इसी तरीके से किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ भी मंदिर पहुंचे। दोनों ने इस भव्य मंदिर का साथ ही दौरा किया। विश्वनाथ धाम की तरह ही ये मंदिर भी काशी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक है और फिलहाल वहां 3 दिन का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री इसी दौरान मंदिर पहुंचे और वहां की शानदार शिल्पकारी को देखा। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ किसी भगवान की पूजा नहीं बल्कि मेडिटेशन किया जाता है, जिसके हर पत्थर पर दोहे अंकित करने का काम चल रहा है।
लेकिन इससे पहले वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको हैरान करते हुए रात के वक्त शहर की सड़कों पर निकल पड़े। उनके साथ राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे। शहर के रेलवे स्टेशन के अलावा वो कई अहम जगहों पर जाकर विकास कार्यों का जायजा लेते नजर आए। और रात के वक्त जब वो सड़क पर निकले तो उन्हें देखकर लोग हैरान रह गए। सड़क के एक ओर जमा लोग जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। छोटे बच्चे को साथ लेकर सड़क पर आया एक व्यक्ति तो प्रधानमंत्री के बेहद करीब पहुंचने में कामयाब हो गया। प्रधानमंत्री ने भी बच्चे को दुलारा और उसे आशीर्वाद भी दिया। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए। कभी संकरी गलियों के बीच से होकर जहां का रास्ता निकलता था, वहां खुले हॉल और रंग बिरंगी लाइटों के बीच प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री काफी देर तक मौजूद रहे। दोपहर के वक्त ही प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, लेकिन रात के वक्त बाबा विश्वनाथ का धाम रंग बिरंगी रोशनी में और भी खूबसूरत दिखने लगा। इसके बाद प्रधानमंत्री बनारस के रेलवे स्टेशन भी पहुंचे। अचानक उन्हें स्टेशन पर देखकर लोग हैरान रह गए। प्रधानमंत्री भी इत्मीनान से स्टेशन पर बनी सुविधाओं को देखते रहे। प्लेटफॉर्म पर भी वो काफी देर तक घूमते रहे। प्लेटफॉर्म पर खाने पीने का सामान बेचने वाले दुकानदारों का भी उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पूरे दौरे के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ ही रहे। पाकिस्तान में पाइपों से घरों में आने वाली गैस का भारी संकट पैदा हो गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि खुद पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी को सामने आना पड़ा, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान में गैस इतनी तेजी से खत्म हो रही है कि उसके पास अगले कुछ सालों में गैस बचेगी ही नहीं। रसोई के चूल्हे से लेकर बाथरूम में गीजर चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस की पाकिस्तान में ऐसी भयानक किल्लत हो गई है कि कराची से लेकर पेशावर तक कोहराम मचा है। पाकिस्तान के मंत्री का कहना है कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान का गैस भंडार प्रति वर्ष 9% की दर से कम हो रहा है, लेकिन गैस के इस संकट के पीछे उन्होंने अपनी सरकार की कमी नहीं मानी। उल्टा इसका ठीकरा पाकिस्तान बड़े शहरों में रहने वाले लोगों पर फोड़ दिया। मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में 23% लोगों को गैस पर सब्सिडी मिलती है, जिसका बोझ पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में रहने वाले उन 78% लोगों को उठाना पड़ता है जो एलपीजी या कोयले के भरोसे हैं। यानी हालात इतने बिगड़ गए हैं कि खुद पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी को सामने आना पड़ गया और बयान देना पड़ा, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान में गैस इतनी तेजी से खत्म हो रही है कि उसके पास अगले कुछ सालों में गैस बचेगी ही नहीं। रसोई के चूल्हे से लेकर बाथरूम में गीजर चलाने के लिए पाइप से आने वाली गैस की पाकिस्तान में ऐसी भयानक किल्लत हो गई है कि कराची से लेकर पेशावर तक कोहराम मचा है। पाकिस्तान के मंत्री का कहना है कि पिछले 2 साल से वहां का गैस भंडार प्रति वर्ष 9% की दर से कम हो रहा है, लेकिन गैस के इस संकट के पीछे उन्होंने अपनी सरकार की कमी नहीं मानी। उल्टा इसका ठीकरा पाकिस्तान बड़े शहरों में रहने वाले लोगों पर फोड़ दिया। मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में 23% लोगों को गैस पर सब्सिडी मिलती है, जिसका बोझ पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में रहने वाले उन 78% लोगों को उठाना पड़ता है जो एलपीजी या कोयले के भरोसे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस की एक बस पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए 2 पुलिसकर्मियों को अंतिम विदाई दी गई। एक रोज पहले श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में हुए इस आतंकी हमले में एक एएसआई समेत 3 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें शहीद कांस्टेबल रमीज अहमद को श्रीनगर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कश्मीर के आईजीपी ने भरोसा दिया कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। ग्रुप को हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। आतंकी हमले में शहीद हुए कांस्टेबल रमीज अहमद को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे। और कुछ इसी तरह रामबन में भी शहीद गुलाम हसन के घर के बाहर लोगों का तांता लग गया। बताया गया कि करीब 10 दिन पहले ही गुलाम हसन की अपने परिवार वालों से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, जिसे देखकर शहीद गुलाम हसन के घर वाले फूट फूट कर रोने लगे। एक तरफ लोगों ने उनके परिवार को संभाला और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में वहां पहुंचे लोगों के बीच उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अपने को खोने के गम में परिवार वालों का दिल तो भर आया, लेकिन उनका सिर गर्व से भी उठ गया। गोली खाई देश का भले के लिए खाई। आतंकी हमले में शहीद हुए एएसआई गुलाम हसन को सेना और पुलिस के कुछ अफसरों के साथ इलाके के लोगों ने भी वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के जोधपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहां सड़क पर गुजर रही एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई।
गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन इस दौरान सड़क पर मौजूद लोगों ने इंसानियत की मिसाल पेश की। लोगों की भीड़ हादसे की शिकार कार के पास जुट गई और लोग गाड़ी में फंसे लड़के की मदद करते दिखे। इस बीच कार चला रहा लड़का पलटी हुई कार की खिड़की से बाहर निकल आया, जिसके बाद लोगों ने धक्का देकर कार को सीधा कर दिया। इस कार में एक पालतू कुत्ता भी फंस गया था, जो कार सीधी हो जाने के बाद सुरक्षित बाहर निकल आया। सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा चीन दुनिया भर में मिलिट्री बेस बनाने के लिए पूरी ताकत से हाथ पैर मारने में जुटा है। हालांकि उसे इस तरह खास कामयाबी नहीं मिल रही है, क्योंकि भले ही वो दुनिया के कई देशों में अपने फौजी ठिकाने बनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अभी तक सिर्फ एक आधिकारिक ठिकाने की ही पुष्टि हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन इक्वेटोरियम गिनी नाम के देश में अपना सैन्य ठिकाना बनाने की तैयारी कर रहा है। ये अटलांटिक के इलाके में उसका पहला फौजी अड्डा होगा। इसी तरह वो संयुक्त अरब अमीरात में भी बंदरगाह बनाने के नाम पर अपना मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश में जुटा था। हालांकि अमेरिका के चेतावनी देने के बाद यूएई ने अबू धाबी के करीब बन रहे इस ठिकाने पर काम रुकवा दिया है। इसी तरह दक्षिण एशियाई देश कंबोडिया में भी अपना फौजी अड्डा बनाने के लिए चीन लगातार हाथ पांव मार रहा है। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में मौजूद सोलोमन आइलैंड में भी चीन एक द्वीप लीज पर लेने की तैयारी में था, लेकिन वहां चीन के दखल के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसके बाद उसका ये प्रोजेक्ट भी फिलहाल अटक गया है। हालांकि चीन आदन की खाड़ी के पास जिबूती में अपना पहला विदेशी फौजी अड्डा बना चुका है। इस बेस को उसने समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर बनाया था, लेकिन अब उसने वहां अपना मिलिट्री बेस बना लिया है। धमकी से जुड़े एक केस में सोनू सूद ने कोर्ट में गवाही दी। अभिनेता सोनू सूद धमकी और अवैध वसूली के मामले में बतौर गवाह मुंबई की मकोका कोर्ट में पेश हुए। ये मामला 2014 का है, जिसमें गैंगस्टर रवि पुजारी पर फिल्म के विदेश में राइट्स मामले पर धमकी देने का आरोप है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को अपने रायबरेली दौरे में कुछ महिलाओं से बात करेंगी। मुंबई में पहली से 7वीं क्लास के लिए भी सुबह से स्कूल खुल जाएंगे। पहले बड़ी क्लासों के छात्रों को ही स्कूल आने की इजाजत दी गई थी। हालांकि अभी भी छात्रों के माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी। बिहार की राजधानी पटना से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां गंगा नदी में रेत से भरी एक नाव पलट गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ वो नाव किनारे पर पहुंच चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि उसमें सवार लोग सुरक्षित उससे उतर पाते, नाव पलट गई। देखते ही देखते वो नाव नदी में समाती चली गई और लोगों ने गंगा नदी में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। उनकी मदद के लिए नदी के किनारे मौजूद लोग आगे आए और उन्होंने नदी में डूब रहे लोगों को किसी तरह बचा लिया। उत्तराखंड में चुनाव से पहले भू कानून का मुद्दा गर्मा गया है। उत्तराखंड में सरकार ने पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कृषि भूमि की खरीद की सीमा खत्म कर दी है, जिसका मतलब ये निकाला गया कि दूसरे राज्यों के लोग जितनी चाहें उतनी जमीन खरीद सकते हैं। और इसी बात पर वहां के बहुत सारे लोग भड़क गए और देहरादून के गांधी पार्क में प्रदर्शन करने पहुंच गए। इन लोगों ने नारे लगाते हुए उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश जैसे मजबूत भू कानून की मांग की। इन लोगों ने देहरादून से पूरे राज्य में हजारों किलोमीटर की यात्रा निकालने का ऐलान भी किया और ये घोषणा भी कर दी कि आने वाले समय में उनका आंदोलन और तेज होगा। हम देहरादून में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अब की बार पहाड़ का कानून पहाड़ी लिखेगा। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने केवल कृषि भूमि की खरीद की सीमा ही नहीं खत्म की, बल्कि 30 साल तक जमीन लीज और पट्टे पर लेने का रास्ता भी खोल दिया। हंगरी में एक हादसे में 7 शरणार्थियों की मौत हो गई। हादसा वहां के मोराहालो में हुआ। ये इलाका सर्बिया और हंगरी के सीमा से करीब 5 किलोमीटर दूर है, जहां एक हादसे में कार में सवार 7 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि उस कार में शरणार्थी सवार थे जो पुलिस की नजरों से बचने के लिए तेजी से निकले और इसी दौरान कार एक घर से टकरा गई और उसके परखचे उड़ गए। हादसे के बाद कार की हालत देखकर इस बात का अंदाजा लग गया कि टक्कर कितनी खतरनाक थी। पुलिस ने कार में सवार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में जांच शुरू कर दी। पटना से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां गहनों की एक दुकान में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। देर रात दुकान में लगी आग की वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन उसे बुझाने में सुबह हो गई। बताया गया कि आग लगने से दुकान मालिक का लाखों का नुकसान हुआ।
जबकि आग की खबर फैलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहां लोगों की भीड़ जुट गई और लोग आग बुझाने की कोशिश में जुटे दिखाई दिए। आग की तेज लपटों ने दुकान को पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया था। यही नहीं, आग दुकान के ऊपरी हिस्से में भी पहुंच गई। रात के वक्त दुकान की ग्रिल बंद थी, जिसकी वजह से दुकान के अंदर लगी आग को समय रहते बुझाया नहीं जा सका। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर पानी की बौछारें डाली गईं। रात के वक्त अचानक आग कैसे लगी, लोग इस पर कयास लगाते नजर आए। लगता है कि बाराती आया था, वही बिल्कुल पड़ाका से लग गया, या तो शॉर्ट सर्किट से लगे। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में सुबह तक जुटे रहे, लेकिन तब तक भी आग पूरी तरह बुझ नहीं पाई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका, लेकिन काफी देर तक वहां धुएं का गुबार दिखाई दिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सरकार की नीतियों से नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार से हाल ही में लागू किए गए उस नियम को वापस लेने की मांग की, जिसमें किसानों को कीटनाशक का छिड़काव करने से पहले लोगों से मिलकर उन्हें सावधान करने को कहा गया है। इसके विरोध में किसानों ने सड़क पर बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने एक सरकारी इमारत के सामने आगजनी भी कर दी। हालात ना बिगड़े, इसके लिए वहां पुलिस भी पहुंच गई। किसानों का आरोप है कि सरकार किसानों के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल दे रही है और उन्हें परेशान करने वाला नियम बनाए जा रहे हैं। राजस्थान के सीकर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां ट्रकों पर ज्यादा सामान ले जाने के मुद्दे पर कुछ लोग पुलिस वालों से ही भिड़ गए। इन लोगों का आरोप है कि पुलिस ऐसे ट्रक चालकों पर कार्रवाई के बजाय उनका पक्ष लेती है और इसी मुद्दे पर नाराजगी जताने के लिए उन लोगों ने सड़क जाम कर दी। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो मामला सुलझने के बजाय हंगामे में बदल गया। जो तस्वीर सामने आई उसमें साफ दिखा कि ट्रकों पर ज्यादा सामान ले जाने का विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। और तो और जब पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों को हिरासत में लेने की कोशिश की तो वो धक्का मुक्की से भी नहीं चूके। एक पुलिसकर्मी कुछ महिलाओं को पुलिस की गाड़ी में बैठाने लगी तो पीछे से कुछ और महिलाओं ने उस पुलिसकर्मी को ही अपनी ओर खींच लिया। काफी देर तक पुलिस वालों और प्रदर्शनकारियों के बीच इसी तरह झड़प चलती रही। बताया गया कि बाद में पुलिस ने 8 लोगों को इलाके की शांति व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में हिरासत में ले लिया। राजस्थान के जोधपुर में चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहां सड़क पर गुजर रही एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन इस दौरान सड़क पर मौजूद लोगों ने इंसानियत की मिसाल पेश की। लोगों की भीड़ हादसे की शिकार कार के पास जुट गई और लोग गाड़ी में फंसे लड़के की मदद करते दिखे। इस बीच कार चला रहा लड़का पलटी हुई कार की खिड़की से बाहर निकल आया, जिसके बाद लोगों ने धक्का देकर कार को सीधा कर दिया। इस कार में एक पालतू कुत्ता भी फंस गया था, जो कार सीधी हो जाने के बाद सुरक्षित बाहर निकल आया। महाराष्ट्र में विधान परिषद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत मिली है, जबकि सरकार चला रही शिवसेना को झटका लगा है। वहां 6 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने 4 पर अपना कब्जा जमा लिया। इन 4 सीटों में 2 पहले से बीजेपी के पास थी, जिनमें एक नागपुर है, जहां पार्टी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस के समर्थन से खड़े उम्मीदवार मंगेश देशमुख को हरा दिया। यानी बीजेपी को 2 सीटों का फायदा हुआ। तो वहीं अकोला में बीजेपी के वसंत खंडेलवाल ने शिवसेना से सीट छीन ली और उनके नेता गोपी किशन बाजोरिया को हार का सामना करना पड़ा। जबकि मुंबई में बीजेपी अपने समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने में कामयाब रही। ये सीट भी पहले शिवसेना के पास थी। साथ ही धुले से बीजेपी के अम्बरीश पटेल निर्विरोध जीत गए। हालांकि मुंबई की एक विधान परिषद सीट जीतने में शिवसेना सफल रही। साथ ही कांग्रेस नेता और मंत्री सतेज पाटिल बंटी अपनी सीट निर्विरोध बचाने में कामयाब रहे। के 100 साल पर अकाली दल ने रैली की। अकाली दल की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर पंजाब के मोगा में एक रैली आयोजित की गई, जिसमें उसकी सहयोगी बीएसपी भी शामिल हुई। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए। 4 और कंफर्म हुए हैं, उसमें से अब 1 ठीक होकर घर जा चुके हैं। नवी मुंबई में आबकारी विभाग ने समीर वानखेड़े के खिलाफ नोटिस जारी किया। आरोप है कि उनके नाम पर जारी किए गए एक रेस्टोरेंट और बार के लाइसेंस में उनकी उम्र का जिक्र नहीं है। इंडोनेशिया में 7.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसके बाद जारी सुनामी के अलर्ट को वापस ले लिया गया। अफ्रीकी देश हैती के केप हैतियन इलाके में तेल से भरे एक टैंकर के पलट जाने के बाद उसमें हुए धमाके में 54 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई लोग घायल भी हो गए, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया।
बताया गया कि टैंकर के पलट जाने के बाद वहां तेल लूटने की होड़ मच गई थी। तभी वहां तेज धमाका हो गया, जिसमें कई लोग झुलस गए। इस हादसे में आसपास के कुछ मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। वहीं सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह जलकर राख हो गईं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां शादी समारोह के दौरान हादसे से हड़कंप मच गया। शादी के लिए दूल्हा और दुल्हन एक झूले पर सवार थे, जिसे क्रेन की मदद से हवा में लटकाया गया था। लेकिन तभी झूले की रस्सी टूट गई और उसमें मौजूद जोड़ा धड़ाम से नीचे आ गिरा। इससे पहले वहां जश्न का माहौल था। जिस स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन को आना था, वहां कई कलाकार डांस कर रहे थे। जश्न में डूबे लोग भी अपने फोन से इस पल को रिकॉर्ड करने में जुटे थे। तभी वो जोड़ा भी स्टेज पर पहुंचा और अपने लिए तैयार किए गए खास तरह के झूले पर सवार हो गया। उनके वहां पहुंचते ही आतिशबाजी शुरू हो गई। क्रेन के सहारे झूला धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगा। जल्दी ही वो जमीन से करीब 15 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए। इस ऊंचाई पर ही उन्हें एक दूसरे को वरमाला पहनानी थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन तभी झूले को क्रेन से जोड़ने वाली रस्सी टूट गई और वो नीचे आ गिरा। झूले के साथ दूल्हा और दुल्हन भी जमीन पर आ गिरे। हादसे के बाद वहाँ हड़कंप मच गया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में दोनों को कोई गंभीर चोट नहीं आई और जल्दी ही समारोह फिर से शुरू कर दिया गया। उत्तर